हेलो 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 हेलो, माय नेम इज रितेश। ओके, तो आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, ठीक ना। तो आज का हम लोग का लेक्चर नंबर जो होगा वो 13 होगा, ठीक ना। क्लास सेवन्थ, ओके। क्लास सेवन्थ का हम लोग 13th नंबर लेक्चर में है और हम लोग चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं, ठीक ना, जल और जंगल। अगर आप लोग बिहार बोर्ड, ठीक ना, बिहार बोर्ड से मतलब बिहार से हो और कक्षा 7वीं की पढ़ाई करते हो, ठीक ना, या उससे जो भी टॉपिक है उसमें वो सब पढ़ना चाहते हो, ठीक ना, विज्ञान, तो हम लोग उन सारे टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं, ठीक ना, एक 1 बाई 1 लेक्चर में, ठीक ना। इससे पहले ऑलरेडी 12 लेक्चर आ गए हैं, ठीक ना। तो यहाँ हम लोग 13वें नंबर लेक्चर की अभी देखेंगे, समझेंगे, ठीक ना। तो 13 नंबर लेक्चर में हम लोग यहाँ पे 2 सवाल लिए हैं, ठीक ना, जो कि आपके बुक में लास्ट में जो कि क्वेश्चन आंसर हो, क्वेश्चन होते हैं, अभ्यास होते हैं, उसमें से ये 2 सवाल हम लोग लिए हैं, पिक किए हैं, ठीक ना। इन दोनों सवाल को हम लोग यहाँ पे अभी सॉल्व करने वाले हैं, ठीक ना। तो ज़्यादा टाइम पास नहीं करेंगे, स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम लोग के सामने सवाल है, पहले हम लोग समझ लेंगे, उसके बाद इसका आंसर यहाँ पे लिखेंगे, ठीक ना। तो एक एक को अच्छे से समझेंगे। देखो, समझाइए कि भौम जल, यानी कि भौम जल जो होता है ना, वो ग्राउंड वाटर कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? ग्राउंड वाटर, ठीक ना। यानी कि धरती के अंदर के पानी को ग्राउंड वाटर कहते हैं। ऑलरेडी हम लोग भौम जल किसे कहते हैं उस पर लेक्चर शूट हो चुका है, ठीक ना। अभी हम लोग इसके 2 क्वेश्चन, भौम जल से 2 क्वेश्चन आते हैं, उसको डील कर रहे हैं, ठीक ना। ग्राउंड वाटर की पुनः पूर्ति कैसे होती है, यानी कि रीफिलिंग कैसे होती है, ठीक ना। जैसे देखो, धरती के पानी, धरती के अंदर क्या है? पानी भरा हुआ है, ठीक ना। कहीं कहीं पे जहाँ जहाँ पानी होता है, ठीक ना। तो सब जगह तो भरा हुआ नहीं है, ये तो क्लियर है, ठीक ना। कहीं कहीं पे खाली स्थान जहाँ होता है ना, वहाँ पे पानी इकट्ठा हो जाता है। धरती के अंदर जहाँ खाली स्थान होता है वहाँ पे पानी इकट्ठा हो जाता है, ठीक ना। तो उसी को ही भौम जल कहते हैं, ठीक ना। यानी कि जिसको हम लोग निकाल के पीते हैं या फिर काम में लेते हैं, ठीक ना। तो उसकी रीफिलिंग यानी कि पुनः पूर्ति कैसे होती है, यानी कि फिर से वो भरता कैसे है। जो ज़मीन का पानी है वो तो अनलिमिटेड तो है नहीं, ठीक ना। मतलब उसकी मात्रा अनिश्चित तो है नहीं, उसकी मात्रा निश्चित है, वो तो कभी ना कभी ख़त्म होगी। और ख़त्म निकालते हैं तो वापस वो भरता कैसे है, ठीक ना। जैसे हम लोग घर में टंकी लगी होती है, ठीक ना, मान लो छत पे टंकी लगी है, टंकी है, तो वो क्या करते हैं, हम लोग उसका उपयोग कर लेते हैं, तो वापस से उसको भरता कैसा है, कोई सवाल पूछे तो हाँ, हम लोग मोटर चालू कर देते हैं और वो मोटर वापस से उसमें पानी भर देता है, ठीक ना। तो सेम इसी को पुनः पूर्ति बोलते हैं, यानी कि वापस से उसको भर देना। खत्म होगा तो वापस भर दो, खत्म हुआ वापस भर दो, तो उसे क्या बोलते हैं? पुनः पूर्ति, ठीक ना। सवाल समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर सवाल समझ गया ना तो आधा सवाल तो सॉल्व हो गया, ठीक ना। सवाल अगर कोई समझ जाता है अच्छा से तो आधा सवाल वहीं पे सॉल्व हो जाता है, ठीक ना। इसीलिए सवाल सॉल्व करना यानी समझना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, ठीक ना। चलो, अब हम लोग जानते हैं कि भौम जल की पुनः पूर्ति कैसे होती है। तो पहला इसका कारण है वर्षा से, ठीक ना। या सिंपल से हम लोग एक ही कारण है, ठीक ना। वर्षा हो और वर्षा से क्या होता है? जल का रिसाव, रिसाव। देखो, सिंपल सा बस एक ही कारण है और कुछ नहीं, इसका आंसर यही होगा, बस वर्षा होगा या कोई भी जल का रिसाव होगा, ठीक ना। 2 ही है इसका आंसर होगा, इससे ज़्यादा आंसर कुछ लिखने की ज़रूरत है नहीं। देखो, अब क्या होता है ना कि जैसे मान लो ये धरती है, ठीक ना, हम लोग धरती है और इसके नीचे एक खाली स्थान है, ठीक ना, जिसमें कि पानी, मतलब पानी भरा हुआ है, ठीक ना। समझो तो, इस तरह से पानी भरे हुए हैं इसमें, ठीक ना। और ऊपर से हम लोग एक पाइप डाल के क्या करते हैं, इसमें से पानी को ऊपर खींच लेते हैं। इसको मैं यहाँ पे कल बना देता हूँ, ठीक ना, एक तरह से कल, कल हो गया। तो हम लोग पाइप डाल के उसको खींचते हैं वापस या बाहर निकालते हैं, ठीक ना। तो ये जो गड्ढा में पानी है वो तो कभी ना कभी ख़त्म होगा, इसको वापस से भरने की ज़रूरत पड़ेगा। अगर इसको वापस नहीं भरेंगे तो ये क्या होगा? ख़त्म हो जाएगा। ख़त्म होगा तो हम लोग पानी नहीं निकाल पाएंगे और हम लोग मर जाएंगे पानी के बिना, ठीक ना। या दूसरे जगह हम लोग को जाना पड़ेगा जहाँ पानी मिल रहा होगा, ठीक ना। तो इसको वापस कैसे भरता है? देखो, हम लोग यहाँ से जो जल निकाले ना, वो धरती के ऊपर क्या होता है? बहा दिया जाता है। धरती के ऊपर बहा दिया जाता है या फिर नालियों में बहा दिया जाता है या फिर खेतों में बहा दिया जाता है। तो वो खेतों में पानी क्या होता है? वो नीचे वापस से रिस रिस कर, ठीक ना, वापस रिस रिस कर, रिस रिस कर, रिस रिस कर, वापस से उसी जो गड्ढा था उसमें जाकर भर जाते हैं, ठीक ना। वापस उसी में जाके भर जाते हैं। इधर से भी सेम काम वही होता है, वापस इसी में जाके भर जाते हैं। तो वही है जल का रिसाव, ठीक ना। रिसाव कहने का मतलब है ना कि वो
जहाँ खाली स्थान जैसे मिट्टी हो गया तो मिट्टी में ऊपर पानी डालेंगे ना तो वो नीचे चला जाएगा, वही रिसाव होता है, रिसना रिसना पानी का रिसाव, ठीक ना। तो जब ऊपर पानी, धरती के ऊपर पानी होगा तो वही रिस कर नीचे चली जाती है। तो एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि भौम जल का पानी कभी ख़त्म नहीं हो सकता है, ठीक ना, कभी ख़त्म नहीं हो सकता। बट एक जगह जहाँ भौम जल की बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाएगा तो हो सकता है कि एक समय के लिए वो ख़त्म हो जाए, ठीक ना। लेकिन जब फिर से बरसात होगी तो उसमें फिर से पानी भर जाएंगे, ठीक ना। मतलब जहाँ बरसात होती रहेगी वहाँ पे कभी ख़त्म नहीं होगा ये, क्योंकि ऑटोमेटिकली उसको रिफ़िल किया जा रहा है प्रकृति के द्वारा, ठीक ना, ऑटोमेटिकली। लेकिन एक बार अगर ख़त्म कर दिया जाए तो उसी समय नहीं भरता है, बल्कि रिस रिस कर पानी उसमें भरने में टाइम लगते हैं, ठीक ना। इसीलिए जो टाइम मतलब पानी का उपयोग किया जाता है वो धीरे धीरे किया जाता है, वो कभी ख़त्म नहीं होगा, ठीक ना। और सेम वही होता है कि जब ऊपर से जो बादल होते हैं वो भी बारिश होती है तो वो नीचे आते हैं उसके पानी, ठीक ना। और वो भी क्या होता है धरती पर पूरे तरफ फैल जाते हैं, और फैलने के बाद में क्या होता है वो भी पानी रिस रिस कर नीचे वापस भौम जल के में जाकर मिल जाते हैं, ठीक ना, जिससे कि इसकी रीफिलिंग हो जाती है। तो इस तरह से हम लोग कुछ इसका आंसर दे सकते हैं, ठीक ना, कि वर्षा के कारण या जल के रिसाव के कारण से, ठीक ना। ऐसे लिखो कि धरती के ऊपर का पानी रिस कर धरती के नीचे चली जाती है, ठीक ना, धरती के नीचे चली जाती है या फिर भौम जल स्तर में जाकर मिल जाती है। इस तरह से भौम जल की पुनः पूर्ति होती है, या फिर जल के रिसाव के कारण भौम जल की पुनः पूर्ति होती है। तो ये बस थोड़ा सा डिटेल में इसको लिखना होगा। तो आई होप अभी आप लोग ये समझ गए होंगे, ठीक ना, आप लोग लिख सकते हो। ओके, अब हम लोग समझते हैं कि भौम जल स्तर के नीचे गिरने के लिए उत्तरदायी कारकों को समझाएं, ठीक ना। देखो सवाल समझना बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है, इसलिए इसको अच्छे से पढ़ेंगे। सबसे पहले पूछ रहा है कि भौम जल, यहाँ पे लिखा हुआ है भौम जल यानी ग्राउंड वाटर होगा, स्तर के यानी उसका स्तर यानी कि उसकी मात्रा हो जाएगी, ठीक ना, के नीचे गिरने के लिए उत्तरदायी कारकों को समझाएं। मतलब जो भौम जल होता है ना, यानी कि जो जल होता है धरती वाला, वो क्यों ख़त्म होता है या फिर ख़त्म होने के उत्तरदायी कारकों को समझाएं, ठीक ना। तो देखो सबसे पहला मैं बोलूँगा ना, अत्यधिक उपयोग। अत्यधिक उपयोग जब हम लोग करेंगे तो वो क्या होगा, ख़त्म हो जाएगा। किसी भी चीज़ का अगर ज़रूरत से ज़्यादा उपयोग करेंगे तो वो ख़त्म ही होगा, ठीक ना। यानी कि जो धरती के अंदर का पानी है उसकी मात्रा सीमित है, और उसकी मात्रा सीमित है और हम लोग उसका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करेंगे तो वो क्या होगा, तो ख़त्म ही हो जाएगा ना। तो ख़त्म हो जाएगा तो हम लोग को प्यासे रहना पड़ेगा, या फिर उसको रीफिलिंग होने में टाइम लगेगा, जिससे कि वो मतलब आदमी मर भी सकते हैं, ठीक ना। तो इसका अत्यधिक उपयोग करेंगे तो उसका स्तर नीचे गिर सकता है, यानी कि वो ख़त्म हो सकता है। नीचे गिरने का मतलब ख़त्म होना, एक तरह से बोल सकते हैं ख़त्म होना। ओके, हो गया अत्यधिक उपयोग। उसके बाद है जंगलों की कटाई या पेड़ों की कटाई। जंगलों की कटाई, देखो जहाँ पेड़ नहीं होते हैं ना वहाँ पर भौम जल स्तर की मात्रा काफ़ी नीचे होती है या फिर होती ही नहीं है, ठीक ना। अब ऐसा क्यों होता है मैं आपको बता देता हूँ कि जो पेड़ होते हैं ना वो पानी को पकड़ के रखते हैं, ठीक ना, पानी को मिट्टी को बांध के रखते हैं अपने साथ, ठीक ना, जिससे कि पानी वो नीचे नहीं जाता है, उसका स्तर बना रहता है, ठीक ना। तो जहाँ जंगलों की कटाई कर दिया जाएगा, जहाँ पेड़ नहीं होंगे वहाँ तो ऑटोमेटिकली है कि वहाँ पे क्या होगा, भौम जल स्तर नीचे गिर जाएगा, ठीक ना। इसका सिंपल सा आंसर होगा कि जंगलों की कटाई करने से यानी कि पेड़ों की कटाई करने से पेड़ अपने साथ जो उसका जड़ होता है वो पानी को पकड़ के रखते हैं, मिट्टी को पकड़ के रखते हैं, ठीक ना, पकड़ के रखते हैं तो वो पानी के स्तर को नीचे नहीं गिरने देते हैं, ठीक ना। और अगर उनकी कटाई कर दिया जाएगा तो वो क्या होंगे, वो तो होंगे नहीं, तो ऑटोमेटिकली पानी का स्तर क्या होगा, नीचे चला जाएगा, ठीक ना, जिससे कि पानी निकालने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी, या फिर हमको वापस से कल गलाना पड़ेगा या फिर कल लगाना पड़ेगा, ठीक ना। और कल लगाएंगे तो हमको ज़्यादा गहराई में लगाना पड़ेगा, और हो सकता है कि कुछ समय के बाद वो भी ख़त्म हो जाए, ठीक ना। क्योंकि अगर हम लोग अधिक उपयोग करेंगे और जंगल की कटाई करेंगे तो हम लोग को यही सब देखने को मिलेंगे। तो इसके मेन यही दो कारण हैं, ठीक ना। एक और कारण है, मैं कुल चार लिखूँगा, ठीक ना। प्रदूषण, देखो अब प्रदूषण इसके लिए कैसे कारक है।
जब प्रदूषण होता है ना, भी प्रदूषण है, तो बारिश समय पे नहीं हो पाती है, ठीक ना। और बारिश समय पे नहीं हो पाती है, कभी हो जाती है कभी नहीं होती है, जब ज़रूरत होता है तो नहीं होती है। और बारिश ही इसका मुख्य कारक है क्या, भौम जल के पुनः पूर्ति का, ठीक ना। बारिश नहीं होगा तो भौम जल की मात्रा बहुत ही नीचे चली जाएगी, ठीक ना। और प्रदूषण क्या करता है, बारिश को कंट्रोल करता है। एक तरह से बोलूँगा तो प्रदूषण क्या करता है, तो बारिश को कंट्रोल करने का काम करता है, ठीक ना। मतलब अगर प्रदूषण खराब हुआ तो हो सकता है कि बारिश हो सकता है कि नहीं हो सकता है कि पूरा का पूरा बाढ़ आ जाए, और हो सकता है कि पूरा का पूरा सूखा पड़ जाए। तो इस तरह से भौम जल स्तर प्रदूषण के कारण नीचे जाता है, ठीक ना। भौम जल स्तर जो है वो प्रदूषण के कारण नीचे चला जाता है। ओके, समझ गए। ऐसे ऐसे सबको जब एग्ज़ाम में ये पूछेगा तो सबको एक एक बाई लिखना पड़ेगा, ठीक ना। मैं सब कुछ यहाँ नहीं लिख रहा हूँ, क्यों, क्योंकि मैं अगर सब कुछ लिख दूंगा ना तो आपको अपने किताब में भी लिखना पड़ेगा, नोट्स बनाना पड़ेगा, ठीक ना। और अगर आप लोग वो सब लिखोगे तो आपका नोट्स इतना बड़ा हो जाएगा ना कि उसको आप लोग पढ़ नहीं पाओगे, और कहीं एग्जाम में कहीं क्वेश्चन में पूछेगा तो आप लोग उसको डील नहीं कर पाओगे अच्छे से, ठीक ना। यहाँ पे समझो, पूरा दिमाग खुला रख के समझो कि मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक ना। और जब एग्ज़ाम हो इससे रिलेटेड तो उसको पढ़ लो, बस हो जाएगा काम। अत्यधिक उपयोग, ठीक ना। इसके बाद एग्जाम में इसको लिखना भी होता है ऐसे डैश देकर कि भाई अत्यधिक उपयोग करने से जल कैसे नीचे जाता है, इसको समझाए। इसमें यहाँ समझाने के लिए बोल रहे हैं, ना कि लिखने के लिए केवल बोल रहे हैं। तो यहाँ पे आपको समझाना भी पड़ेगा लिख लिख कर, ठीक ना। उसके बाद एक है शिक्षा की कमी, शिक्षा की कमी। और मैं पांचवा ये भी लिख देता हूँ कि टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट या तकनीकी सुविधा, तकनीकी विकास, तकनीकी विकास, तकनीकी विकास। टोटल मैंने 5 कारण दे दिए आपको, ठीक ना। एक शिक्षा की कमी इसके लिए कैसे कारण है, ठीक ना। शिक्षा की कमी रहेगी तो जो आदमी शिक्षा का मतलब शिक्षा नहीं, मतलब उसके पास शिक्षा नहीं होगा या वो अशिक्षित होगा तो वो क्या समझेगा, पानी तो भाई अनलिमिटेड है, जितना मन उतना उपयोग कर लो, ख़त्म थोड़ी ना होने वाला, ये तो भगवान द्वारा आ रहा है ना, तो ख़त्म नहीं होगा, तो इसको जितना मन उतना उपयोग करो, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। लेकिन होता है भाई, होता है शिक्षा की कमी की वजह से आदमी लोग क्या करते हैं, अत्यधिक मात्रा में जल का उपयोग कर रहे हैं, ठीक ना। बेमन का पानी बहा रहे हैं, मतलब बिना कुछ सोचे समझे पानी बहा रहा है, क्योंकि घर में मोटर लगा हुआ है, यानी कि तकनीकी विकास हो गया, आपके घर में बिजली आ रहा है, और बिजली से बस बटन क्लिक करो और पानी का पानी, ठीक ना। तो इस कारण से लोग क्या कर रहे हैं, पानी की बर्बादी कर रहे हैं, ठीक ना। भौम जल स्तर का स्तर नीचे जा रहा है, ठीक ना। तो यही मुख्य कारण थे 5, अत्यधिक उपयोग, जंगलों की कटाई, प्रदूषण और शिक्षा की कमी और तकनीकी विकास। इसका मेन जो सबसे बड़ा रीजन है वो है तकनीकी विकास, ठीक ना। लेकिन वही हम लोग के लिए बहुत अच्छा भी है तकनीक, ठीक ना, लेकिन इसका दुरुपयोग करना बहुत ही ज़्यादा बेकार है, ठीक ना। जितना इसका फ़ायदा है उतना ही उसका घाटा भी है, दुरुपयोग हो रहा है इसका, ठीक ना। फ़ायदा से घाटा कम है लेकिन है तो सही, ठीक ना, है। लेकिन आप लोग अच्छे से उपयोग करोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक ना। तो आई होप अभी आप लोग ये 2 सवाल समझ गए होंगे, ठीक ना, कि भौम जल का स्तर कैसे, मतलब पुनः पूर्ति कैसे होता है और उसका स्तर कैसे नीचे गिरता है। ओके, तो आई होप आप लोग कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक ना। तो बस इस लेक्चर को यहीं पे ख़त्म कर देते हैं, या और भी सवाल कर ले, ठीक ना। आपको 1 सेकेंड, हेलो। तो देखो इस चैप्टर में लास्ट 2 प्रश्न और बचे हुए हैं, उन सबको भी हम लोग समझ लेते हैं, ठीक ना। तो पहला कारण है, पहला सवाल है, लास्ट 2 प्रश्न होंगे, उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, उसके बाद चैप्टर 2 में हम लोग जाएंगे, ठीक ना, कि वायुमंडल में गैसों की मात्रा संतुलित कैसे रहती है, ठीक ना। और दूसरा ये प्रश्न है कि अपघटक तो शायद मैंने अपघटक, अच्छा हाँ अपघटक करवा देता हूँ, ठीक ना। अपघटक मैं इसको क्लीन कर देता हूँ, ठीक ना, अब इससे कोई
है तो नहीं ना, चलो इसको मैं मिटा देता हूँ। तो अपघटक क्या है, ठीक ना। अपघटक क्या है, चलो यही मेन इंपॉर्टेंट सवाल है। अपघटक क्या है ऑलरेडी हम लोग कर लिए हैं, ठीक ना। अपघटन क्या है, तो अपघटक जो अपघटन का काम करे, जो अपघटन का काम करे वो अपघटक है। देखो अभी तो आप लोग को जवाब मिल गया होगा, ठीक ना। अपघटक क्या है, जो अपघटन का काम करे वो अपघटक है। अब अपघटन क्या होता है, अपघटन जो करता है वही अपघटक कहलाता है। अपघटन क्या होता है, तो देखो जो जीव मरे जाते हैं, ठीक ना, या फिर कोई भी पदार्थ जब सड़ जाता है, गल जाता है या ख़त्म हो जाता है, ठीक ना, तो वो सड़ाने और गलाने या तोड़ फोड़ करने का काम कौन करता है, अपघटक करता है। और जो क्रिया हो रही है, जैसे कोई जीव मर गया तो हम लोग कुछ दिन के बाद देखते हैं कि वो सड़ गया, ठीक ना। सड़ गया तो उसमें कीड़े मकोड़े लग गए और वो कीड़े मकोड़े उनको खाकर ख़त्म कर दिए। तो वही कीड़े मकोड़े क्या कहलाते हैं, अपघटक कहलाते हैं। और वो जो काम कर रहे होते हैं वो अपघटन कहलाता है, ठीक ना। जो क्रिया कर रहे होते हैं वो अपघटन कहलाता है। अपघटन मैंने ऑलरेडी कवर कर दिया, ठीक ना। तोड़ फोड़ करना, तोड़ फोड़ करने का काम जो करता है वही अपघटक होता है या अपघटन कहलाता है, ठीक ना। अब देखो क्लियर, इतना तो क्लियर है ना। तो सिंपल सा मैं बोलूँ कि जो चीज़ों को सड़ाने गलाने और उसे ख़त्म करने या अपना भोजन बनाने का काम करते हैं और इससे क्या होता है, पर्यावरण साफ रहता है, ठीक ना, तो उसे हम लोग अपघटक कहते हैं। अपघटक, और इस क्रिया को अपघटन कहते हैं, समझ गए। अब देखो वायुमंडल में गैसों की मात्रा संतुलित कैसे रहती है, तो सिंपल सा इसका पहला आंसर है कि प्रकाश संश्लेषण की वजह से। संश्लेषण। और दूसरा है मानव श्वास। देखो वायुमंडल में जो गैसों की मात्रा संतुलित रहती है उसके दो ही मुख्य कारण हैं, ठीक ना। वायुमंडल में गैसों की मात्रा संतुलित कैसे रहती है, तो इसके रहने का दो ही कारण है, ठीक ना। एक है प्रकाश संश्लेषण, एक है मानव श्वसन, श्वास या मानव श्वसन। मैं यहाँ पे श्वसन लिख देता हूँ, ठीक ना। अब प्रकाश संश्लेषण एक क्रिया है जिसमें पौधे अपना भोजन बनाते हैं, ठीक ना। अब प्रकाश संश्लेषण के बारे में डिटेल में हम लोग स्पेशल एक लेक्चर में देखेंगे। अभी आप लोग ये समझो कि पौधे इससे अपना भोजन बनाते हैं, ठीक ना, या प्राप्त करते हैं। और इस क्रिया के दौरान क्या होता है, CO2 O2 में बदलता है, ठीक ना। इस क्रिया के दौरान क्या होता है, CO2 O2 में बदलता है। और मानव श्वसन के दौरान O2 CO2 में बदलता है, ठीक ना। O2 CO2 में बदलता है। तो ये एक दूसरे के विपरीत है, ठीक ना। और यहीं से वायुमंडल में गैसों की मात्रा संतुलित रहती है। ये CO2 लिया, O2 में बदल दिया। अब O2 बढ़ गया तो मानो O2 ले गया और CO2 में बदल गया, वापस बराबर हो गए, ठीक ना। तो इस तरह से वायुमंडल में गैसों की मात्रा संतुलित रहती है, ठीक ना। यानी कि एक पहला कारण है प्रकाश संश्लेषण और दूसरा कारण है मानव श्वसन, ठीक ना। अब प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, तो ये एक क्रिया होती है जिसके द्वारा पौधे अपना भोजन प्राप्त करते हैं या फिर बनाते हैं, ठीक ना। अब मानव श्वसन क्या है, तो मानव सांस लेता है ना, मानव श्वास लेता है ऑक्सीजन एनर्जी रिलीज करने के लिए, या फिर कुछ हम लोग इस पर डिटेल में बात करेंगे, ठीक ना, कि मानव श्वास क्यों लेता है, श्वास कैसे लेता है, ठीक ना। ये फेफड़ा होता है, ठीक ना, सब कुछ इसके बारे में जानेंगे कि O2 और CO2 में कैसे बदल जाता है। ओके, तो ये एक दूसरे के उल्टा है और यही मेन दो कारण है कि वायुमंडल में गैसों की मात्रा संतुलित रहती है, ठीक ना। अब कोई पूछे कि प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, तो एक क्रिया या जिस क्रिया के द्वारा पौधे अपना भोजन प्राप्त करते हैं उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, ठीक ना। और मानव श्वसन क्या है, तो मानव जिस क्रिया के दौरान
एक तरह से बोल सकते हैं कि एनर्जी इसको बनाने का काम करते हैं, ठीक ना। एनर्जी हम लोग इसके डिटेल में पूरा जानेंगे कि मानव श्वास क्यों लेता है, ठीक ना। अब माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ऊर्जा गृह, ये सब इसके बारे में डिटेल में समझेंगे। WBC RBC, ठीक ना। फेफड़ा क्या होता है, हम लोग श्वास कैसे लेते हैं, सब कुछ समझेंगे इसके बारे में डिटेल में, ठीक ना। बस इतना जानो कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान CO2 O2 में बदलता है और O2 CO2 में बदलता है, ठीक ना। तो बस आप लोग, आई होप अभी आप लोग समझ गए होंगे, ठीक ना, क्या होता है। तो मैं अपघटक एक बार फिर से आपको समझा देता हूँ कि जो अपघटन का काम करता है वो अपघटक कहलाता है। अपघटन क्या होता है, तो चीज़ों को सड़ाना गलाना, ठीक है, और उसे ख़त्म कर देना। लास्ट एक प्रश्न है हम लोग के पास इस चैप्टर का कि वनों में कुछ भी व्यर्थ नहीं होता है, समझाए। वनों में कुछ भी व्यर्थ नहीं होता है, समझाए। सिंपल सा आपको बता देना है कि वन में कुछ भी होगा तो वो व्यर्थ नहीं होता है, उसका कुछ ना कुछ उपयोग कर लिया जाता है, उसी को समझाना है, ठीक ना। इसका आंसर में हम लोग ये लिख सकते हैं या फिर समझा सकते हैं कि वन में अगर कोई जानवर मर भी जाता है ना तो वो भी व्यर्थ नहीं होता है। पेड़ पौधा सब कुछ, पेड़ पौधा तो इसलिए उपयोगी होते हैं कि उससे ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं, ठीक ना। कोई मर गया जीव तो वो किसी दूसरे जीव का भोजन बन जाता है, ठीक ना। अगर कोई पेड़ से पत्ता टूट गया, कोई पेड़ सड़ गया तो वो किसी ना किसी जीव का भोजन बन जाता है और वो जीव किसी ना किसी दूसरे जीव का भोजन बन जाता है, ठीक ना। एक इस तरह से मतलब जंगल में हर एक जीव एक दूसरे पर निर्भर है, ठीक ना। यानी कि वहाँ पे हर एक वस्तु का उपयोग कर लिया जाता है, ठीक ना। अब देखो मैं यहाँ पे अच्छे से लिख कर नहीं समझा रहा हूँ आपको, क्लियर। और आप लोग इसको अच्छे से जो मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ, अगर आप लोग इसका नोट्स चाहते हो ना तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया होगा या फिर सीधे मेरे वेबसाइट पर चले जाओ और वहाँ पर आपको क्लास 7 सेक्शन में चले जाना है, ठीक ना। या फिर मैं वीडियो में नोट्स का लिंक भी डाल दूँगा, ठीक ना। और क्लास 7 अच्छे तो मेरे वेबसाइट पर चले जाओ, ठीक ना, जो कि वेबसाइट का लिंक है www.blog नहीं ऐसे देखो तो .blogspot.com इस साइट पर चले जाओ और वहाँ से आप लोग नोट्स इसके देख सकते हो, ठीक ना। जो मैं यहाँ पे आपको बात बता रहा हूँ वहाँ पे आपको लिखित रूप में मिल जाएगा, ठीक ना। इससे वहाँ पे आप लोग अगर नोट्स बनाना चाहो तो और अच्छे से बना सकते हो और यहाँ से भी कुछ हिंट ले सकते हो, क्योंकि मैंने इसमें क्लास के दौरान आपको कुछ एक्स्ट्रा बातें भी बताई है, ठीक ना। वन में कुछ भी व्यर्थ नहीं होता है, तो सिंपल सा बोलो कि जो भी वहाँ पे खराब वस्तुएं होती है वो भी व्यर्थ नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि वो किसी ना किसी जीव का भोजन बन जाते हैं, ठीक ना। जैसे लिख दो कि अगर कोई पेड़ है तो पेड़ भी व्यर्थ नहीं है। क्यों? क्योंकि उससे ऑक्सीजन मिल रहा है हम लोग को, वो CO2 को CO2 को O2 में बदल रहा है, ठीक ना। और CO2 क्या होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और O2 क्या होता है तो ऑक्सीजन, ठीक ना। और हो सकता है कि जो मर गया जीव हो, सड़ा हुआ जीव हो, ठीक ना, तो वो किसी दूसरे जीव का भोजन बन जाता है, जिससे कि वो भी व्यर्थ नहीं होता है, ठीक ना। वो भी व्यर्थ नहीं होता है, ओके। और जंगल में कचरा तो होता नहीं है, कचरा होता तो व्यर्थ होता, ठीक ना। हाँ, वो अलग बात है कि वहाँ पे मानव जाकर वहाँ पे कचरा फैला देते हैं, ठीक ना, जिससे कि जानवरों को परेशानी होती है, ओके। इसलिए कचरा ना फैलाएं, ठीक ना। और जंगल में कुछ भी व्यर्थ नहीं होता है। और इसी के साथ हम लोग क्लास 7 का चैप्टर नंबर 1 यहीं पे ख़त्म होता है, ठीक ना। इसके आप लोग नोट्स जाकर लेक्चर डिस्क्रिप्शन में ब्लॉग इसका लिंक है, ठीक ना। इसका लिंक रहता ही रहता है, नीचे सबसे नीचे स्क्रॉल डाउन करके जाना है,